एक बार फिर से बात करें कैबिनेट के विस्तार की और सीधे आपको दिखाते हैं लखनऊ की तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन की, जहां पर कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता मजबूत रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समुचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कैलाश कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं कैलाश ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राममूर्ति वर्मा कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राममूर्ति वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महामहिम श्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति राज्य मंत्री को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गायत्री प्रसाद प्रजापति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं इस द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गायत्री प्रसाद प्रजापति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यदि महामहिम श्री राज्यपाल की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। महामहिम श्री राज्यपाल की आज्ञा से इस समारोह का समापन किया जाता है। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नारद राय ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, तो वहीं गाजीपुर के जंगी से विधायक कैलाश यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और गायत्री प्रजापति साथ ही साथ राम मूर्ति को दुग्ध एवं विकास का जिम्मा सौंपा गया है। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति को खनन का जिम्मा मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आखिरकार जैसा कि सूत्रों के हवाले से लगातार खबर आ रही थी, तस्वीर वैसे ही निकलकर सामने आई और अखिलेश सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। जो नाम चर्चाओं में थे, जिन नामों को प्रमुखता से लिया जा रहा था, तस्वीर वैसे ही निकलकर सामने आए। आखिरकार 1.5 साल में तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है और इस विस्तार के तहत नारद राय ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, तो वहीं गाजीपुर के जंगी से कैलाश यादव जो विधायक हैं, उन्हें अब मंत्री बनाया गया है और कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो वहीं गायत्री प्रजापति को खनन का जिम्मा सौंपा गया है, तो वहीं राम मूर्ति को दुग्ध एवं विकास का जिम्मा सौंपा गया है। और इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी। अतुल जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इस मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ अब कुल मिलाकर के मंत्रियों की संख्या है वो 59 हो गई है, यानी 160। एक जगह अभी भी खाली रखी गई है। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा होता है, चुनावी बेला होती है, तो हमेशा पूरे स्थान जो हैं वो नहीं भरे जाते। एक सबसे बड़ी निराशा की बात जो है वो ये कि कहा जा रहा था कि कई सारे हैवीवेट मंत्रियों को
संगठन में भेजा जाएगा। और मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के बीच में एक मंत्रणा हुई और मंत्रणा के बाद ये फैसला हो गया कि 1.5 साल में होने वाले तीसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ एक ऐसे बड़े मंत्रियों के पर कसरे जाएंगे जो अपने आप को पार्टी लाइन से ऊपर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत चौंकाने वाला मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है, क्योंकि जिन बड़े नामों की चर्चा की जा रही थी उन बड़े नामों में से यहाँ पर कोई भी मंत्री नहीं है। बलिया सदर से जो विधायक हैं नारद राय, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इन्होंने बेहद अटक के शपथ ली। बिल्कुल जो हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे उनको मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा कैलाश यादव, हमेशा से वो कैलाश यादव रहे हैं, लेकिन आज गजब की बात ये रही कि उन्होंने सिर्फ कैलाश नाम से शपथ ली। उन्होंने अपना सरनेम नहीं बोला, अपना जाति नहीं बताई। तो और चरण भी छुए, चरण भी छुए जी, अतुल चरण भी छुए। हाँ ना, वो ठीक है, वो कट्टी हो सकती है। अखिलेश उस पद पर बैठे हैं जहाँ पर अगर मैं उम्र को दरकिनार भी कर दूं तो अखिलेश इस कैबिनेट के सर्वे सर्वा हैं, मुख्यमंत्री हैं। और अगर एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री का सम्मान करता है इस तरह से, तो मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता। उन्होंने राज्यपाल DL जोशी साहब के भी पैर छुए, आशीर्वाद लिया। क्योंकि भारतीय समाज में, हिंदुत्व में एक परंपरा है सम्मान देने और सम्मान लेने की, ये गलत नहीं है। आपत्ति मुझे इस बात पर, आपत्ति क्या, मेरा ध्यान इस बात पर गया कि जीवन भर कैलाश यादव के नाम से राजनीति करते रहे और आज जब कैबिनेट मंत्री बनाए गए तो उन्होंने शपथ सिर्फ कैलाश के नाम से ली। ये बड़ा हैरानी वाली बात थी। इसके अलावा जैसा हमने आपके समाचार पत्र पर पहले हमने घोषणा की थी कि स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए जाएंगे गायत्री बाबू, तो गायत्री प्रसाद प्रजापति को प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा राम मूर्ति वर्मा ने राज्य मंत्री के तौर पर दुग्ध एवं विकास जो है वो मंत्रालय उनको दिया गया। एक बार फिर से जो हम आशंका जता रहे थे और जो हमारे स्थानीय संपादक उत्तर प्रदेश के हैं गोविंद पंत राजू भाई, वो जो बात कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही निकली कि बुंदेलखंड में इस बार भी ठन गोपाल, आप बुंदेलखंड के विकास का दम भरते हो, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में आपने मंत्रियों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आप अमेठी की तरफ ध्यान देते हो, क्योंकि अमेठी से ये विधायक हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति। आपने अमेठी में एक कैबिनेट मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्री देकर ये मैसेज तो दिया कि अमेठी आपके लिए महत्वपूर्ण है, रायबरेली आपके लिए महत्वपूर्ण है, बलिया आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बुंदेलखंड पूरा फिर इस बार खत्म हो गया। किसी बुंदेलखंड के किसी भी नेता को आपने इस बार फिर मंत्री नहीं बनाया। ये, और जबकि मुख्यमंत्री जी ने सितंबर महीने में समाचार पर संवाददाता रचित कटेल से झांसी में बातचीत के दौरान ये कहा था जी हम मंत्री बनाएंगे, बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, विचार हो रहा है। लेकिन इस बार भी बुंदेलखंड सूखा का सूखा रह गया। बुंदेलखंड से किसी भी मंत्री को, विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। जबकि आप विशंबर सिंह यादव हैं, 2 बार के विधायक हैं, वीर सिंह पटेल है विधायक हैं, जीत नारायण यादव तीसरी बार के विधायक हैं, उरई से दयाशंकर वर्मा है, आप 3 बार के विधायक हैं, मौरानीपुर से डॉक्टर रश्मि आर्या, आपको लखनऊ बुलाया गया था लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये जो समीकरण है, लगातार नेताओं और सरकारों की उपेक्षा के चलते ही बुंदेलखंड में जो किसान हैं वो भूख से मर रहे हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं। वहाँ पे एक मशहूर कहावत बुंदेलखंड में है कि गगरी न फूटे चाहे खत्म न जाए। पानी कितनी ज्यादा त्रासदी है, नदी नाले और कुओं में ताला लगा के रखा जाता है, पानी के लिए खून बह जाता है। बुंदेलखंड में विकास बिल्कुल नहीं है, किसान भूख से खुदकुशी कर रहे हैं। जब किसान की डेड बॉडी हम लोग देखते हैं जाके, तो उनकी अंटी में, उनके अंगोछे में, कमर में 12 और 15 और 18 रुपए के चेक, सरकारी चेक उनकी अंटी में बचे रहते हैं और वो जान दे देते हैं। ऐसे बुंदेलखंड का विकास कैसे होगा? प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, उमा भारती हो, इसके अलावा मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, अखिलेश यादव हो, आप सब कोई बुंदेलखंड के नाम को कैश तो करते हैं। बुंदेलखंड के विकास को लेकर आप केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपए का पैकेज तो लाते हैं, लेकिन विकास नहीं होता। विकास कैसे हो? क्योंकि आप सब क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं। बिल्कुल चौंकाने वाली बात यह है कि जो मुसलमान जो है, जो मुलायम सिंह के बहुत स्ट्रांग वोटर रहे हैं, स्ट्रांग वोट बैंक रहे हैं, और जिन्हें लुभाने के लिए आप संदिग्ध आतंकवादियों को भी मुआवजा देने से बाज नहीं आते, आपने उनका भी प्रतिनिधित्व इस बार मंत्रिमंडल में नहीं किया। पिछली बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसमें 11 मंत्री शामिल किए गए थे, जिसको दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार कहा जा रहा था।
दिव्यांश उसमें भी एक भी मुसलमान चेहरा नहीं था। जी। आज भी एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है, जबकि नाम बहुत लोगों के चल रहे थे। राजा भैया इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। हालांकि राजा भैया अगर मंत्री बन भी जाते तो उनके रुतबे में कोई फर्क नहीं पड़ जाता। वो तो बिना ताज के बादशाह हैं, वो बेताज बादशाह है प्रतापगढ़ की कुंडा और आसपास के इलाकों में। उनकी जो ख्याति है, ये मैं व्यंग में कह रहा हूँ, जो उनका ख्याति जिनका नाम है वो इतना बड़ा है कि वो किसी मंत्री पद का मोहताज नहीं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो एक बार फिर से ये बड़ा निराशाजनक मंत्रिमंडल का विस्तार रहा। हालांकि अखिलेश जी, शिवपाल जी, मुलायम सिंह जी, आजम खान साहब और तमाम जो उनके सालार हैं, उनके हिसाब से, उनके थिंक टैंक के हिसाब से ये मंत्रिमंडल का विस्तार एक आदर्श विस्तार हो सकता है। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक और एक पत्रकार के नाते ये विस्तार मेरे हिसाब से ना तो जातिगत पराकाष्ठा पर खरा उतरा, ना क्षेत्रगत पराकाष्ठाओं पर खरा उतरा। जी, अतुल जी हमारे साथ लखनऊ से रेडियो एडिटर गोविंद पंत राजू जी भी लगातार बने हुए हैं। गोविंद जी, कैबिनेट की विस्तार हुआ है, टीम में जो चेहरे शामिल किए गए हैं उस पर आपकी टिप्पणी, सरकार ने क्या देखा, क्या नजरअंदाज किया? गोविंद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है गोविंद जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साध देंगे। लेकिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल जी। अतुल जी, आपने अपनी खास पेशकश बिग बुलेटिन में कई बार ये सवाल उठाया है कि बुंदेलखंड को लेकर भैया इतना ज्यादा क्यों आपने मुंह मोड़ रखा है सरकार से, मंत्रियों से, लेकिन जवाब यही होता है हर बार कि नहीं हम सुध लेंगे, तस्वीर बदलेगी, हालात बदलेंगे। वही रटा रटाया जवाब, वही रटा रटाया बयान, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आपने बचपन से लेकर बड़े होने तक अच्छी तरह देखा है किस तरह से बुंदेलखंड में हरियाली से लेकर सूखा स्थिति हो गई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, स्थितियां बदली नहीं है, बेहद विकट स्थितियां हैं, फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, गोविंद पंत राजू बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोविंद पंत राजू का ये कहना था कि क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में 4 से 5 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें सपा बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। सिर्फ बांदा चित्रकूट क्षेत्र से आर.के. पटेल ये सपा के लोकसभा के सांसद हैं, जिनका टिकट इस बार काट के उन्होंने जो श्याम बीड़ी के जो मालिक हैं श्यामाचरण गुप्ता, जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनको टिकट थमा दिया है। तो इस बार वहां पर भारी अंतर विरोध है। इसके अलावा चाहे आप हमीरपुर की बात कर लें, चाहे महोबा की बात कर लें, चाहे आप बाकी दूसरे क्षेत्रों की बात कर लें, झांसी की बात कर लें, बहुत ज्यादा असर समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनावों में बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा नहीं गया। बुंदेलखंड क्षेत्र जितना बड़ा भूभाग है, उतने बड़े भूभाग के हिसाब से बुंदेलखंड में उचित प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधियों को नहीं मिलता, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, चाहे वो राज्य की सरकारें हों। केंद्र सरकार में केवल एक मंत्री हैं, प्रदीप कुमार जैन आदित्य, जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। प्रदीप जैन आदित्य के बारे में भी कहा जाता है कि साहब उनके रहते भी कोई बहुत ज्यादा विकास के काम बुंदेलखंड में हो गए, ऐसा नहीं है। हालांकि राहुल गांधी की कोर टीम में खुद को शामिल हुआ बताते हैं, लेकिन विकास से बुंदेलखंड खंडन गोपाल विकास से बहुत दूर। मैं चाहूंगा आपसे, दिव्यांश की बुंदेलखंड के जो उम्मीदवार थे, जो विधायक हैं सर्व समाजवादी पार्टी के, जो आज मंत्री बनने के दावेदार थे और हमेशा से दावेदार हैं, उनकी तस्वीरें हम चाहते हैं कि जरा दिखाएं। बिल्कुल उनका जो बैकग्राउंड है हम चाहते हैं कि इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर वो हम दिखाएं। बिल्कुल हम समझाने की कोशिश करें कि अगर आप पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध प्रांत के लिए सरकार में बैठे लोग ज्यादा चिंतित हैं, तो फिर बुंदेलखंड के लोगों की उपेक्षा क्यों? बुंदेलखंड के जिन विधायकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, 19 में से 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। उनकी तस्वीरें हम चाहते हैं, उनके प्रोफाइल के साथ जो ग्राफिक्स हम सुबह से दिखा रहे हैं, वो ग्राफिक्स एक बार फिर से भी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएं, ताकि जनता को हम समझा पाए कि जब एक बार का विधायक वो कैबिनेट मंत्री बन जाता है और 3 बार का विधायक है, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, 3 बार जी, जो 3 बार का जो विधायक है दिव्यांश जी, वो मंत्री नहीं बनाया जाता। जी, ये देखिए, 3 बार के जो विधायक हैं, 2 विधायक हैं, आप उनको मंत्री नहीं बनाते हैं, आप 1 बार के विधायक को मंत्री बनाते हैं जी। तो ये सवाल उठेंगे ना कि भाई ये कैसा प्रतिनिधित्व है, ये कैसा समानता है। आप कहते ना कि हम समानता का बर्ताव कर रहे हैं, आप कहते ना कि हम पूरे प्रदेश को एक समान विचारधारा और एक समान भावों से देखते हैं, हम विकास की बयार पूरे प्रदेश में एक समान तरीके से बढ़ाएंगे, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? आज जो आपने कैबिनेट विस्तार किया, इसमें जो दोनों कैबिनेट मंत्री बनाए गए, ये पूर्वांचल के हैं। मेरा पूर्वांचल के लोगों से कोई विरोध नहीं है। पूर्वांचल का भी विकास हो, अवध प्रांत का भी विकास हो, हरित प्रदेश यानी पश्चिमांचल का भी विकास हो और बुंदेलखंड का भी विकास हो, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास माननीय अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव को करना चाहिए। लेकिन जब आप अपने
जातिगत और क्षेत्रगत समीकरणों को साधने के चक्कर में एक बड़े भूभाग का आप उसकी उपेक्षा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं और उस बुंदेलखंड जितने बड़े भूभाग के नाम पर आप करोड़ों रुपए केंद्र सरकार से प्राप्त करते हैं, लेकिन विकास उस क्षेत्र का नहीं हो रहा जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे बेहतर है कि बुंदेलखंड को आप अलग राज्य बना दें। मध्य प्रदेश वाला जो बुंदेलखंड है और उत्तर प्रदेश वाला जो बुंदेलखंड है, इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग बुंदेलखंड प्रांत बना दें जी। छोटे छोटे राज्यों की अवधारणा, कम से कम कुछ तो विकास हो, कुछ तो रोजगार मिले। आप बुंदेलखंड के इन 5 विधायकों की मजबूरी देखिए, इनकी त्रासदी देखिए। जब इनके लोग इनसे पूछते होंगे कि भैया आप 3 बार के विधायक हो, आप मंत्री क्यों नहीं बन पा रहे, 3 बेचारों के मुंह से क्या जवाब निकलता होगा। उरई से विधानसभा सीट से जयशंकर वर्मा हैं, आप 3 बार के विधायक हैं, आप 2 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं। वो दूसरी बात है कि आप बहन कुमारी मायावती की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। विशंबर यादव आप 2 बार के बबेरू बांदा से विधायक हैं, आप काफी दबंग विधायक माने जाते हैं, आप काफी कामकाजी विधायक माने जाते हैं। डाकू ददुआ का बेटा वीर सिंह पटेल, जिसके सगे चाचा यानी डाकू ददुआ के सगे छोटे भाई बाल कुमार, वो मिर्जापुर से सपा के सांसद हैं, पहले बसपा में रह चुके हैं, अब सपा से सांसद हैं। उनकी बाहुबली के चलते वीर सिंह पटेल को टिकट मिला, आप इस बार विधायक बने। इसके पहले आप जिला पंचायत अध्यक्ष थे। क्या आप पांचों ये योग्यता नहीं रखते कि माननीय अखिलेश सिंह यादव की कैबिनेट में मंत्रिमंडल को सुशोभित कर सके? ये सवाल उठेगा, ये सवाल जरूर उठेगा कि बुंदेलखंड से माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह जी यादव इतने नाराज क्यों हैं जी? किससे बात करें हम? बुंदेलखंड के नाम पर आप करोड़ों रुपए तो लाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं कर पाते? ना वहां स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है जी, ना फैक्ट्री है, ना उद्योग धंधे हैं। इसीलिए फिर वहां पे बागी बनते हैं, इसीलिए वहां पे बिहारों में लोग कूद जाते हैं, बंदूकें उठा लेते हैं। फिर डाकू ददुआ पैदा होता है, घनश्याम पटेल पैदा होता है, ठोकिया पैदा होता है, अंबिका पटेल पैदा होता है, गया बाबा पैदा होते हैं। फिर चंबल से बुंदेलखंड का रिश्ता जुड़ जाता है। अतुल जी, क्या यूपी की यही विडंबना है कि किसी खास क्षेत्र की तो इतनी ज्यादा विकास होता है, लेकिन और एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर कुछ भी नहीं होता है, जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है? बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं। मैं बुंदेलखंड का निवासी हूं, अगर मैं निवासी ना होता तब भी दर्द इतना ही होता जितना दर्द आज है जी। वाकई में बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी उपेक्षा क्यों हो रही है बुंदेलखंड की। ये सवाल कई सालों से उठ रहा है, लेकिन इसका जवाब आज तक नदारद है। इस बार उम्मीद थी कि कुछ हालात बदलेंगे, लेकिन उम्मीदों पर फिर से तुषारापात हुआ है। अतुल जी, अगर सख्त लहजे में कहा जाए तो क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से बुंदेलखंड की जनता की उम्मीदों पर करारा और जोरदार थप्पड़ लगा है? बिल्कुल सही बात है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि आज तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, अगर लोकसभा चुनावों के पहले एक मंत्रिमंडल का विस्तार और नहीं होता और बुंदेलखंड के विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाता, तो आप ये मान लीजिए कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में एक भारी बगावत की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, वो बुंदेलखंड का 2-2, 3-3 बार दौरा कर चुके हैं। वो ऐसे प्रत्याशियों को टटोल रहे हैं जो अपनी पार्टी में तो हैं और दूसरी पार्टी में भी हैं और जीतने की कुव्वत रखते हैं। इसी के चलते जो बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद भाई विजय बहादुर सिंह जो हमीरपुर से आते हैं जी, उनको मोदी के पक्ष में बयान दिलवाए गए, जिससे नाराज होकर मायावती जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। और अब थावर चंद गहलोत के प्रयासों से माना जा रहा है कि वो बीजेपी की सदस्यता बहुत जल्दी ले सकते हैं और वो आगामी लोकसभा चुनावों में एक जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं जी। इसी तरह से कहा जा रहा है कि आर.के. पटेल जो समाजवादी पार्टी के बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से सांसद अभी हैं मौजूदा वक्त में, उनका टिकट काट दिया गया है, तो वो भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं या वो अपने मूल काडर बसपा में चले जाएंगे। क्योंकि वो बसपा से ही यहां पर आए थे, तो उनको जहां से भी टिकट मिल जाएगा, चाहे बसपा से मिले चाहे भाजपा से मिले, वो वहां से टिकट ले लेंगे। यानी सपा को एक और झटका लगेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुछ एक जो विधायक हैं जिनको भाजपा की तरफ से सांसदी की उम्मीदवारी सौंपी जा सकती है, वो भी छोड़ सकते हैं। कहा जा रहा है दयाशंकर वर्मा जो तीसरी बार विधायक बने, 2 बार राज्यमंत्री रहे, बसपा के जो लोग हैं, जो थिंक टैंक हैं, वो दयाशंकर वर्मा के करीब हैं,
कहा जा रहा है कि दयाशंकर वर्मा सपा छोड़कर बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे लोकसभा का। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं जो घर का भेदी लंका ढा देगा। जी। मुलायम सिंह जी की सपा को उनके ही लोग चोटिल कर देंगे लोकसभा चुनावों में। माना कि सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 सीटें ही हैं, लेकिन क्या मुलायम सिंह जी इन 4-5 सीटों को भी जीतने का मन नहीं रखते? क्या मुलायम सिंह जी ने और अखिलेश जी ने मान लिया कि बुंदेलखंड से लोकसभा की एक भी सीटें उन्हें नहीं चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उचित प्रतिनिधित्व तो देना बनता है। जी। जब आप एक बार जीते हुए विधायक को मंत्री बना रहे हो, आप अखिलेश मिश्रा को देख लीजिए। अखिलेश मिश्रा जी को, अभिषेक मिश्रा जी को आपने एक बार के विधायक हैं, पहली बार लखनऊ के विधायक हैं वो, और आपने उनको मंत्री बना दिया। लेकिन जो बुंदेलखंड क्षेत्र से 3 बार जीते हैं, जिनमें 2 यादव हैं, 2 कुर्मी हैं, 1 पंडित है, ओबीसी में है एक, आप इनको मंत्री नहीं बना रहे हैं, तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना कि भाई इनकी क्या गलती है। जी अतुल जी, मतलब लखनऊ से जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त गोविंद राजू जी एक बार फिर से। गोविंद जी, इस कैबिनेट में जो नए चेहरे शामिल किए गए हैं, नई टीम में बनी है, इसको समझते हुए सरकार ने क्या देखा, क्या नजरअंदाज किया, आपकी संपाद की टिप्पणी? मुझे लगता है कि इसमें जो दबाव रहा है विधायकों का, और जो लोग जिनके नाम चर्चा में थे, जिनके नाम चर्चा में नहीं थे, वो तमाम दबाव हैं, जिन दबावों की वजह से ये सूची इसको जिन लोगों ने शपथ ली वो इस रूप में पहुंची है। नारद राय का नाम हालांकि माना जा रहा था कि बहुत पहले से उनका नाम तय माना जा रहा था, और कैलाश यादव का नाम भी लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन जैसी चर्चा थी कुछ लोगों को हटाया जा सकता है और कुछ लोगों को हटाए जाने के बाद कुछ नए और लोग इसमें जुड़ सकते हैं, उसको फिलहाल सरकार ने टाल दिया है। और अब ये माना जा रहा है कि जो ओवरऑलिंग होनी है, जो छटनी होनी है, उसमें शायद कुछ दिनों का वक्त लगे। जिन लोगों को हटाया जाना था उनको संतुष्ट करने में जल्दबाजी सरकार नहीं दिखाना चाहती, और जितना कम समय था उतने समय में उन लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सका, इस तरह की बात है। जहां तक जाति समीकरणों का बात है, जैसे अतुल जी ने बिल्कुल साफ कहा कि कैलाश यादव को हम लोग कैलाश यादव के नाम से ही उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, लेकिन आज उन्होंने बहुत शपथ में सिर्फ कैलाश के नाम से शपथ ली, तो ये कहीं न कहीं जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश भी है, और जो आरोप है उन आरोपों से बचने की भी कोशिश है। नारद राय के बारे में माना जाता है कि उनका एक अच्छा समाजवादी पृष्ठभूमि उनकी है, और वो भूमिहार और ब्राह्मण वोटों को साधने में मदद कर सकते हैं। और बलिया में जहां पर राज्य के एक बड़े कैबिनेट मंत्री चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बने हुए हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी को मजबूती उनसे मिलेगी और आसपास के जिलों में मिलेगी। जहां तक गायत्री प्रजापति की बात है, वो बिल्कुल सीधे सीधे जो कांग्रेस की नींद हराम करने की समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश है, क्योंकि गायत्री प्रजापति के बारे में भी यह है कि उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो जिस तरह की है, बहुत उनके लिए नया मौका था, और इतनी जल्दी जल्दी उनको तरक्की दी गई है। कहीं न कहीं उनका अमेठी का होना इसमें सबसे बड़ी वजह है, और ये बिल्कुल साफ संकेत है कि अगर कांग्रेस ये धमकी देती है कि वो मुलायम सिंह के लोगों के खिलाफ उम्मीदवारों को उतार सकती है, तो समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारियों को करने में कंजूसी नहीं कर रही है। ये संकेत बिल्कुल साफ दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जातीय समीकरण है, और जहां पर समाजवादी पार्टी को अपनी संभावनाएं कम दिख रही हैं उसको उपेक्षित कर दिया जाए, उसकी कोई परवाह नहीं। बुंदेलखंड के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए दूसरे तरीके पार्टी अपना सकती है, लेकिन बुंदेलखंड की जनता इस मंत्रिमंडल विस्तार में उसको पूरी तरह उपेक्षित रखा गया। ये बात बिल्कुल साफ हुई। हमारे साथ अनुराग शुक्ला भी जुड़ गए हैं। अनुराग, आपके साथ आऊंगा, लेकिन उससे पहले अतुल जी से मेरा एक सवाल है। अतुल जी, एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, क्या ये कहावत इस वक्त बुंदेलखंड में जोर शोर से सुनाई दे रही होगी? ये आप कह सकते हैं, ये हल्के फुल्के नोट में कहा जा सकता है। जी जी। लेकिन बुंदेलखंड में हमेशा से एक ही बात सोची जा रही है, समझी जा रही है कि साहब इस बार हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो प्रतिनिधित्व नहीं मिला। भाई गोविंद जी ने बहुत सटीक और सदैव शब्दों में सारी बातें कही हैं। भाई गोविंद जी हमसे वरिष्ठ हैं, काफी लंबा उनका पत्रकारिता का अनुभव है, कई दशकों का उनका अनुभव है, और जो उनका अनुभव है वो उनके शब्दों में झलकता है कि बुंदेलखंड में आपने मंत्रियों को नहीं बनाया, प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसके अलावा आप एक बार के जो विधायक हैं उनको मंत्री बना रहे हो, जो 3 बार के विधायक हैं उनकी उपेक्षा कर रहे हो, तो क्या समाजवादी पार्टी में भारी कंफ्यूजन की स्थिति है? कंफ्यूजन की स्थिति इस मायने में भी है कि कहा जा रहा था कि कुछ एक हैवीवेट मंत्रियों को हम हटाएंगे, हम उनको संगठन में भेजेंगे, हम उनको और स्ट्रांग करेंगे, लेकिन
आपने उनको नहीं हटाया, तो क्या अखिलेश यादव के इस ड्रीम कैबिनेट एक्सपेंशन में उनके पिताश्री मुलायम सिंह जी यादव के जो सहयोगी रहे, जो साथी रहे हैं, उनका जो ड्रीम है वो हावी रहा? ये देखना होगा। आप कह रहे थे कि हम इस बार जो है वो नए चेहरों को शामिल करेंगे, हम इस बार पुराने ऐसे मंत्रियों को हटाएंगे जो यहाँ वहां बयान देते घूमते हैं, जो पार्टी की विचारधाराओं के अलावा यहाँ वहां टेलीविजन चैनल्स पर और अखबारों में बयान फ्लोट कराते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी वगैरह वगैरह। अतुल जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजेश दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं। जी राजेश जी। राजेश दीक्षित जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, ऑपरेशन क्लीन का मतलब समझ नहीं आया। मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि हम इस बार ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, यहाँ पे ऑपरेशन क्लीन तो कुछ हुआ ही नहीं। शुरू से सब कुछ क्लीन ही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में, तो कुछ कोई नया क्लीन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्लीन करने की जरूरत वहां पड़ती है जहां कुछ गड़बड़ होता है। हाँ, ये बताइए 43% दागी हैं, 43% दागी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। कहा जा रहा था कि उनको, सुनिए सवाल सुन लीजिए भाई साहब, कहा जा रहा था उन्हें हटाया जाएगा, कहा जा रहा था नौजवानों को शामिल किया जाएगा, कहा जा रहा था बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। समाचार प्लस के कैमरे पर 27 सितंबर 2012 को हमारे सहयोगी रचित पटेल से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बुंदेलखंड से मंत्री बनाएंगे। 3 बार के जीते हुए विधायकों को मंत्री नहीं बना रहे आप, जो 1 बार जीता उसको मंत्री बना रहे हो, जातिगत समीकरण साध रहे हो। हर क्षेत्र का प्रॉपर सबको दिया गया है मंत्रिमंडल में। और जहां तक दागियों की बात आप करते हैं, आरोप लगने से दागी नहीं होता है जब तक कि आरोप सिद्ध ना हो जाए। ठीक बात है। अब ये तो जहां तक युवाओं को मंत्रिमंडल में तरजीह देने की बात है, तो इतने युवा मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल में है, किसी और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में आज तक नहीं हुए। अच्छा दीक्षित जी, सिर्फ एक ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, सच्चाई से जवाब दीजिएगा, पूरी ईमानदारी से। बुंदेलखंड क्षेत्र में 19 विधानसभा सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास 5 हैं, जिसमें से 2 यादव हैं, 2 कुर्मी हैं, 1 ओबीसी हैं। आपने इनमें से किसी एक को भी मंत्री क्यों नहीं बनाया? क्या बुंदेलखंड के नाम पर केवल केंद्र सरकार से सहायता राशि करोड़ों रुपया लेकर आने का ही धर्म है? ये आपकी बात सरासर गलत है। आप मुझे सही कीजिए ना। बुंदेलखंड पे मुख्यमंत्री जी की साफ साफ कड़ी नजर है और उसको पूरी तरीके से वो देख रहे हैं। और वहाँ के लोगों की पूरी संभागिता पूरी तरीके से प्रदेश सरकार में है। देखते रहेंगे ना, सिर्फ देखते रहेंगे कि काम भी करेंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी रोज काम कर रहे हैं। क्या उनकी सही नहीं है क्या? मैं बुंदेलखंड के बारे में बात कर रहा हूँ। दिसंबर सिंह यादव 2 बार के विधायक हैं, वीर सिंह पटेल डाकू ददुआ का लड़का 2 बार का विधायक है, डी तरन यादव गरौसा से 3 बार के विधायक हैं, उरई से दयाशंकर वर्मा 3 बार विधायक है। बनाना या नहीं बनाना, राजेश जी बुंदेलखंड में क्या मुख्यमंत्री की नजर में कोई सही नहीं है क्या? सही है राजेश दीक्षित जी, मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार भी तो जमीनी तौर पे हकीकत पे डिपेंड करता होगा कि सपने में विवेकाधिकार आ जाता है। जी नहीं है, यकीनी और हकीकत तौर पे वो कर रहे हैं, उसका पूरा संज्ञान ले रहे हैं। तो हकीकत तो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, हकीकत आप जो बता रहे हैं वो ठीक नहीं है। बुंदेलखंड का पूरा ख्याल रखा जाता है। दीक्षित जी, हवाई किले मत बनाइए समाचार प्लस पर। आप मुझे दुरुस्त कीजिए। हवाई किले आप बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। तो आप मुझे दुरुस्त कीजिए ना कि बुंदेलखंड मैं दुरुस्त बता रहा हूँ आपको। देखिए ये अहंकार, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये मुख्यमंत्री जी का हर प्रदेश के हर क्षेत्र का, चाहे पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, चाहे कोई भी हो, सब जगह का पूरा वो ध्यान रख रहे हैं, पूरा अपना दायित्व निभा रहे हैं। और जितना काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसका कोई नहीं कर रहा है। दीक्षित जी, केवल दावे मत कीजिए, उन दावों को तर्कों से पुष्ट भी तो कीजिए। मैं पुष्ट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो बुंदेलखंड में 5 सपा के विधायक हैं, 1 भी मंत्री क्यों नहीं बना? मैं तो सिर्फ ये ईमानदारी से छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे डांट रहे हैं। नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि बुंदेलखंड पर भी मुख्यमंत्री जी की पूरी नजर है और उन सब लोगों का पूरा जिम्मेदारिता पूरी रहेगी। तो आपसे इसी जवाब के बाद मैं एक और काउंटर क्वेश्चन सप्लीमेंट्री पूछता हूं कि मुख्यमंत्री जी की सिर्फ निगाह रहेगी कि मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र के लिए काम भी करेंगे? और अगर काम करेंगे तो भाई सपा के 5 विधायकों में से किसी एक को भी इस योग क्यों नहीं समझा गया जो 3 बार के विधायक हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड में खास नजर दे रहे हैं और खास उसमें काम कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी नजर की जरूरत नहीं है, हमें काम की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज ये है
कि देखिए मंत्रिमंडल का एक आंकड़ा होता है, उस आंकड़े के अंतर्गत सबको सेट करना बहुत कभी मुश्किल हो जाता है। यही तो मैं आपको भागीदारी किसी और रूप में कहीं हो रही है। राजेश दीक्षित जी, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीटें तो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो तो 60 ही हो सकते हैं ना। तो 60 में आपने पूर्वांचल को दिया, आपने पश्चिमांचल को दिया, आपने अवध को दिया, तो भैया बुंदेलखंड क्या सौतेला है? नहीं, कोई सौतेला नहीं, कोई भी देखिए जगह सौतेली उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं है। इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें कृपया, मेहरबानी करके। और ये देखिए कि हम आप और आपके मुख्यमंत्री जी अपने आचरण से मेरे इन शब्दों को झुठला दीजिए। मैं बुंदेलखंड के बांदा का मूल निवासी हूँ। बुंदेलखंड से कम सुबह से लेकर 20-25 फोन मेरे पास आ चुके हैं, जिनमें आपकी पार्टी के जो 5 नाम बता रहे हैं, इन 5 में 2 विधायकों के भी हैं और जो भारी नाराज हैं। मुख्यमंत्री के दायित्व को मुख्यमंत्री तक ही रहने दीजिए और उनको निभाने दीजिए, उनको करने दीजिए। उनको हर सब जगह का वो पूरा सहभागिता पूरी देख रहे हैं, उसको कर रहे हैं। इसी एक जगह करके मैं समझ गया कि आपके पास जवाब नहीं है। मैं समझ गया आपके पास जवाब नहीं है। बहुत धन्यवाद। मैं समझ गया आपके पास जवाब नहीं है जी। अतुल जी, मैं समझ गया कि आपके पास जवाब नहीं है सवाल का। अतुल जी, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार, मैं गोविंद जी आपसे पूछना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी का जो विशेषाधिकार और जो उनका विवेकाधिकार है, वो भी तो जमीनी हकीकत पर आधारित होता होगा ना कि हवाई पर आधारित होता होगा। अगर आप पूरे प्रदेश को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो फिर एक ऐसा भौगोलिक भूभाग जो सबसे ज्यादा उपेक्षित है, पिछड़ा है, आप क्या वहां विकास नहीं करेंगे? गोविंद जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना? नहीं, बिल्कुल सवाल पूछा भी जाना चाहिए। और मुझे लगता है ये एक अजब किस्म की जिद है समाजवादी पार्टी की कि प्रतिनिधित्व नहीं देना है तो नहीं देना है। पहले भी जब उत्तर प्रदेश अविभाजित था, उस वक्त भी उत्तराखंड से जो विधायक होते थे, उन विधायकों में समाजवादी पार्टी या सत्तारूढ़ दल के विधायकों की संख्या कभी 1 कभी नहीं के बराबर होती थी। लेकिन फिर भी उत्तराखंड से एक अलग भौगोलिक क्षेत्र है, एक अलग वहां की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, इसको देखते हुए 1 या 2 लोगों को मंत्री बनाया जाता था, मंत्रिमंडल में जगह दी जाती थी। हमेशा से इस तरह का हुआ। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश जी भी जुड़ गए। अखिलेश प्रताप सिंह जी। अतुल जी। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका समाचार पत्र पर। जी शुक्रिया भाई साहब। ये जो मंत्रिमंडल है, मुलायम सिंह जी ने संकेत दिए थे, अखिलेश जी ने संकेत दिए थे कि हम ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे। ये ऑपरेशन क्लीन नहीं, ये ऑपरेशन कंफ्यूज हो गया। हाँ, इसमें मतलब आप बुंदेलखंड क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं। आप जिसको लेकर आ रहे हैं उनमें एक भी मुसलमान चेहरा नहीं जिनके आप पैरोकार थे। जो आप यादव, आपको जिनको लेकर आए कैलाश यादव, उन्होंने अपनी जाति को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ कैलाश नाम से शपथ ली। मतलब गजब कंफ्यूजन है। पूरी सरकार के कार्यप्रणाली में कंफ्यूजन है। सिर्फ कहां से कौन सी सीटें हैं, ये देखिए। अब ये डेली वेजेस की सरकारें हैं। पहले विजनरी सरकारें हुआ करती थी जो 100 साल, 25 साल, 50 साल, 200 साल देखती। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। ये दिहाड़ी की सरकारें हैं, ये शाम तक की सोचते हैं। फला लोकसभा की सीट कैसे जीती जा सकती है, किसको ज्वाइन कराओ, किस कुशवाहा को ज्वाइन कराओ, तो 4 सीटें पे उनका 10-10 रोड का सब पड़ जाएगा। परफॉर्मेंस गवर्नेंस तो छोड़ दीजिए। हाँ, वो तो कोई मुद्दा नहीं बचा इस प्रदेश में रीजनल पार्टियों की सरकार। अखिलेश जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, बांदा का निवासी हूँ, थोड़ा सा दर्द बाकी के मुकाबले ज्यादा है। अतुल जी, विजय नारायण ऋषि जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी नेता। जी, मैं बात करूंगा। मैं अखिलेश जी से पहले बात करूंगा। अखिलेश जी, बुंदेलखंड से 5 विधायक हैं, 19 सीटें हैं, उनमें 5 विधायक सपा के हैं, जिनमें से 2 3-3 बार जीते हैं, 2 2-2 बार जीते हैं और 1-1 बार की विधायिका हैं। यहाँ से किसी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं, कोई मंत्री नहीं बनाया गया। बाकी जगहों से जो 1 बार के विधायक हैं, आपने उनको मंत्री बना दिया। क्या ये उपेक्षापूर्ण रवैया नहीं है क्षेत्र विशेष के साथ, जैसा गोविंद राजू जी कह रहे थे? एकदम उपेक्षापूर्ण रवैया है, क्योंकि देखिए जो 4 सीटें हैं लोकसभा की, बुंदेलखंड की, उसमें लगता होगा कि अगर हम किसी को मिनिस्टर बना भी दें तो भी इतना नीचे होंगे अपने कैलकुलेशन में उस सीटों पे कि उससे जीतने की स्थिति में नहीं बन पाते होंगे। तो इसलिए नहीं बनाया होगा। अब देखिए, ये उन्हीं सीटों को बनाया गया है, उन्हीं लोगों को, कि जो एक लोकसभा को प्रभावित कर सकें। तो अभी इस हालात में तो सोच है, इस हालात में तो तैयारी कर रहे हैं राजनीतिक दल।
वोट बैंक, मैंने शुरू से कहा जब से रीजनल पार्टियां आई हैं, वोट बैंक और नोट बैंक यही दो टारगेट है इस रीजनल पार्टियों का। हमेशा दिन भर इसी की चिंता रहती है। गवर्नेंस तो किसी के प्रायोरिटी पे है ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर किसी के प्रायोरिटी पे है ही नहीं। नहीं तो माननीय मुलायम सिंह जी यादव जो दावा करते हैं कि साहब यादव और मुसलमान वो उनके परंपरागत वोट बैंक हैं, इस बार तो आपने सिर्फ एक यादव को मौका दिया, आपने यादवों की भी उपेक्षा की, मुसलमानों की तो घोर उपेक्षा की आपने। मैंने बताया कि इतना लार्ज स्केल पे नहीं सोच रहे हैं ये लोग। हाँ। अब लोकसभा वाइज सोच रहे हैं, अपने स्टेट वाइज भी नहीं सोच रहे हैं। हाँ। किस लोकसभा में कौन सा समीकरण बना दिया जाए उस लोकसभा में सपा की स्थिति अच्छी हो जाए। हाँ। अब इस लेवल तक चिंतन चल रहा है। अच्छा। तो इसलिए ये उम्मीद मत करिए कि पूरे प्रदेश के बारे में कोई चिंतन दर्शन होगा। बहुत धन्यवाद। सीटें कैसे जीत सकते हैं, इतना सीटों पर टारगेट करना यही एम है। बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से और ईमानदारी से बात करें। गोविंद भाई अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि समाजवादी पार्टी ने एक तरह से जिद बना ली, और जैसा अभी अखिलेश प्रताप सिंह ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि वहां पर किसी को मंत्री बना देने से भी लोकसभा की कोई सीट उनके पक्ष में नहीं आ सकती। तो ये जिद है कि हमें नहीं शामिल करना है, और अगर लोग जनता की चिंता करने की बात है तो वो अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल वो चिंता तो करते नहीं है। वोट बैंक की सिर्फ बात होती है, और वोट बैंक साधने में बुंदेलखंड के चाहे वो 5 विधायक हों या बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, उसकी परवाह करना पार्टी को जरूरी नहीं लगता। शायद यही वजह है कि जो क्षेत्रीय सामाजिक और आर्थिक जो समीकरण है उनको भी ध्यान में नहीं रखा गया, और बुंदेलखंड लगातार उपेक्षित बना हुआ। जी विजय बहादुर पाठक साहब हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। पाठक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अतुल जी लगा संपर्क टूट गया उनसे हमारा। जी संपर्क दोबारा साधेंगे, लेकिन हमारे साथ अनुराग बने हुए हैं शुक्ला लगातार लखनऊ से। अनुराग, समाजवादी पार्टी खेमे से क्या नजर खबर आ रही है? अनुराग से ये पूछिए कि असंतुष्टता का भाव कितना ज्यादा है। अनुराग, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है अनुराग से हमारी संपर्क टूट गया, आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक हमारी। जी अतुल जी। हाँ, मैं अनुराग से जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। गोविंद भाई बता रहे हैं मेरे सवाल पर कि असंतुष्टता का भाव कितना ज्यादा है। संतुष्टता का भाव कम दिखेगा, असंतुष्ट लोगों की जमात वो करेगी। ऐसे में अगर अपने ही लोगों को असंतुष्ट कर देंगे जी तो फिर माननीय मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? जी गोविंद पतराजू जी, कौन कौन से विधायक है जिनके चेहरे पर मायूसी है? और गोविंद भाई कितनी लाल बत्तियां बांटिएगा, ये भी देखना पड़ेगा। जी नहीं, मुझे लगता है आखिर में बारी लाल बत्तियों की आएगी। अतुल, कल हम जब बिग बुलेटिन के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों से बात कर रहे थे तो कम से कम 3 विधायक ऐसे थे जिन्होंने हमसे ये कहा कि भाई साहब आज मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है, नाम चल रहा है, तो अभी आज हम नहीं आ सकते, आज के लिए माफी दे दीजिए। तो ऐसे लोगों की तादाद ये माना जा रहा है, लगभग 100 विधायक लखनऊ में थे जिनको ये उम्मीद थी कि उनका किसी न किसी तरह से उनका तुक्का भी आज के विस्तार में उनका भी तुक्का चल जाएगा और उनको भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो ये जो दबाव है, मुझे लगता है ये दबाव समाजवादी पार्टी, चाहे वो बार बार सारे अधिकार मुलायम सिंह यादव के पास है, मुलायम सिंह यादव पार्टी के ये सर्वमान्य नेता हैं, वो जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। ये सब होने के बाद भी जो दबाव है विधायकों के और जो मंत्रियों के भी दबाव थे, जिसकी वजह से जो जिन लोगों की छुट्टी होनी थी उनकी छुट्टी अभी नहीं हो सकी है, वो सारा जो दबाव है वो कहीं न कहीं आज के विस्तार के पीछे वो काम आया है। और असंतोष भी जो है वो जिस तरह से हमें सुखबुगाहट मिल रही है, जिस तरह से लोगों की नाराजगी मिल रही है, तो ये तय है कि लाल बत्तियों के सहारे इस असंतोष को खत्म करने की कोशिश होगी। जी अतुल जी अनुराग जुड़ गए हमारे साथ। अनुराग जुड़ गए। अनुराग, असंतुष्ट लोग ज्यादा हैं वहां पर जहां विस्तार हो रहा है, जहां पार्टी का दफ्तर है, जहां मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है। सपा के जो लोग हैं उनके बीच में आपको इस वक्त असंतुष्टों की जमात क्या ज्यादा नजर आ रही है? क्योंकि जिनको मंत्री पद मिल गया अब वो तो मंत्री पद का सुख भोगने निकल जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं मिला वो असंतुष्ट होंगे, वो नाराजगी जाहिर करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये वेटेज किसका ज्यादा है आज?
देखिए, जो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए इस विस्तार की, तो ये लोकसभा चुनाव का विस्तार है। यहाँ पर अपने कील काटे जो लोकसभा की सीटों को देखकर ठीक किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, अगर इस विस्तार की बात की जाए तो जो लोग असंतुष्ट हैं इस कील काटे की जुगाड़ से संतुष्ट नहीं होने वाले, क्योंकि लगातार प्रदर्शन हुए। उसके अलावा आपको बता दूं, आज सुबह भी प्रदर्शन हुए, किसी को बनाने को लेकर या किसी को ना बनाने को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है, अखिलेश सरकार का जो विस्तार है, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का विस्तार है। और उस कील काटे की दुरुस्त करने के बजाय अब स्थितियां और कहीं ज्यादा बिगड़ती दिखाई देंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जिनको पद नहीं मिला है और जिनकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उनको इससे काफी ज्यादा निराशा होने वाली है। अनुराग, कौन कौन से वो विधायक हैं जिनके चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है ज्यादा? अनुराग नाम नहीं बताएंगे। जी जी। देखिए, नाराजगी की, अगर मायूसी की बात कही जाए तो जो नाम चल रहे थे, लगातार लोगों के नाम आ रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि आज कंफ्यूजन की स्थिति इतनी ज्यादा थी कि आज सुबह करीब 7:30-8 बजे तक लोगों के फोन हम लोगों के पास आ रहे थे कि क्या कोई सूचना है या नहीं। यानी सूचना जो देने की बात थी, इतना ज्यादा कंफ्यूजन था कि कहीं ना कहीं वो था। उसमें कई नाम ऐसे हैं, जैसे अगर यहाँ से बात की जाए तो जो महिला विधायक है शादाब फातिमा, उनका नाम काफी प्रमुखता से चल रहा था, लेकिन अंतिम मोमेंट पे कहा जा रहा है कि उनका नाम काट दिया गया। उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, शाकिर अली का नाम चल रहा था, उमर खान का नाम चल रहा था। हालांकि उमर खान को लेकर पहले से ही ये समाचार प्लस ने साफ कर दिया था कि उमर खान को जगह नहीं मिलने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं जब नाम चलता है तो आकांक्षाएं बढ़ती हैं, और आकांक्षाएं बढ़ने के बाद जब वो नहीं होता है तो वो अच्छा होने के बजाय समाजवादी पार्टी के लिए बुरा है। लेकिन ये जो विस्तार है वो मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा संकेत है, दो बड़े संकेत हैं। एक तो ये कि पिछड़े वोटों की तरफ समाजवादी पार्टी गई है, और दूसरा ये कि अमेठी से गायत्री प्रजापति को जो प्रमोशन दिया गया, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब अमेठी से उत्तर प्रदेश में इस बार राहुल गांधी को वॉक ओवर नहीं मिलेगा। कम से कम ये संकेत है, क्योंकि खुद गायत्री प्रजापति कई बार ऑन कैमरा या वैसे बातचीत में कहते हैं कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उनकी हैसियत लगातार जिस तरह बढ़ाई जा रही है, वो उसके पीछे दो कारण है। एक तो वो कि वो राहुल गांधी के क्षेत्र से जीत कर आए हैं, दूसरी बात ये कि वो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के संयोजक हैं। तो कहीं ना कहीं दो बड़े संकेत हैं कि पिछड़े वोटों की तरफ पीछे गई है, और उसके अलावा दूसरा ये कि जो लोकसभा चुनाव है उसको देखकर ये सारा विस्तार किया गया है। दिव्यांश, बहुत सही आप उठाई बात। जी जी, गोविंद जी से मैं एक बात करूंगा। गोविंद जी, आपने बहुत अच्छी एक बात कही। अभी आपने कहा कि आप कल बिग बुलेटिन के लिए विधायकों से बात कर रहे थे, तो कम से कम 3 विधायक ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि साहब आज हमको मत बुलवाइए, हमारा नाम चल रहा है। क्या वो तीनों का नाम एकोमोडेट हो पाया या नहीं हो पाया? वही मैंने कहा कि जो विधायक थे जो हमसे ये कह रहे थे, आज सुबह भी जिस तरह से 8 बजे तक ये लगातार पूछा जा रहा था, भाई साहब कोई सूची आई। पहली बार ऐसा हुआ है। मंत्रिमंडल के विस्तार हमने बहुत बार देखे हैं और बहुत हड़बड़ी में भी हुए विस्तार देखे हैं, लेकिन अब राजभवन से एक तरह से सूची जो होती है उसका कहीं न कहीं खुलासा हो जाता है, और जिन लोगों के पास फोन से सूचना जाती है उन लोगों को भी, उनके पास से भी खुलासा हो जाता है कि किस किस को बनाया जा रहा है। लेकिन इस बार लगभग बिल्कुल शपथ लेने तक गोपनीयता बनाई रखी गई। इसकी वजह शायद ये थी कि डर था अगर नाम पहले घोषित हो जाए तो जो विवाद है, जो असंतोष है, वो ज्यादा भड़क सकता है और वो ज्यादा दिख सकता है। अगर राजभवन के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन होने लगे, बड़ी नारेबाजी होने लगे, तो संदेश जो है वो मीडिया के जरिए गलत जाएगा। इस बात को छिपाने के लिए बिल्कुल आखिरी वक्त तक नामों को एक तरह से गोपनीय रखा गया। और जो असंतोष की बात है, यहां तक थी कि एक मंत्री उमरा पर गए हैं और ये कहा गया था कि उनको वहां से कह दिया गया है कि आप वापस आ जाइए। वो बेचारे अभी पता नहीं लखनऊ पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन उनका नाम सूची में नहीं था। तो निराशा ये कहीं न कहीं ऐसे लोगों में होगी, उनके समर्थकों में होगी, और मुझे लगता है ये समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह की मुश्किल। गोविंद जी आप बने हमारे साथ, अतुल जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। अभी कई सवाल है, कई समीकरण है, जिस चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार, जब भी कैबिनेट में कोई फेरबदल होता है या बदलाव होता है तो उसके पीछे कई सियासी पैतरे और सियासी गणित होती है। आज यूपी में कैबिनेट का विस्तार हुआ है। तमाम जो उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों पर यह विस्तार कितना खरा उतरा है, ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। और इन्हीं सवालों की जद में एक बड़ा मुद्दा है कि बुंदेलखंड को इस बार क्या मिला। उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उम्मीदों पर फिर से तुषारपात हुआ है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से रीजनल एडिटर गोविंद पंत राजू जी और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी। अतुल जी, जो अर्थमेटिक समझ में आ रहा है सरकार का, वो तो ये समझ में आ रहा है कि कोई भी विधायक मंत्री तब बनेगा या फिर उसका प्रमोशन तब होगा, उसकी जन्म कुंडली देखी जाएगी और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार को कितना फायदा नुकसान होगा फिर तय होगा। देखिए, ये जो पैरामीटर्स हैं आप बता रहे हैं जी, ये गलत नहीं है जी। राजनीति कोई चैरिटी नहीं है आज के दौर में। जी, वो जी। तब होती होगी जब होती होगी। गोविंद भाई आगे और ज्यादा बताएंगे इस बारे में। जी, जी। आज राजनीति मिशन नहीं है, आज राजनीति एक प्रोफेशन है। आज राजनीति में आपको सत्ता का सुख हासिल करना है, चाहे कैसे भी हासिल करें। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप सत्ता का सुख हासिल करें, आप लाल बत्ती की घनघनाहट से पूरे इलाके को गुंजायमान करें, लेकिन आप जिसके द्वारा, जिसके लिए और जिस लिए चुनकर पहुंचे हैं, आप वो काम भी तो करें। पूरी ईमानदारी के साथ मैं बात कह रहा हूं कि आज सरकार के, अखिलेश सरकार के इस 1.5 साल के तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार में अखिलेश यादव की झलक मुझे दिखाई नहीं पड़ी। जी जी जी। मुझे नई बोतल में पुरानी शराब दिखी, पुरानी वही कड़वी शराब। नई बोतल है, नई लेबलिंग है, लेकिन बाकी कुछ नया नहीं दिखा मुझे। कहा जा रहा था कि ऑपरेशन क्लीन करेंगे, कहा जा रहा था कि हम सरकार का चेहरा बदल देंगे, कहा जा रहा था कि अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी के बीच में व्यक्तिगत तौर पे इतनी ज्यादा बातें हुई हैं और अखिलेश जी ने जिद करके अपने पापा जी को मना लिया है कि पापा इस बार मुझे काम करने दो। जैसे सरकार बनी यूपी में, वैसे ही अच्छा नतीजा मैं सांसदीय के चुनाव में लोकसभा में भी दूंगा। और मुलायम सिंह जी अपने बेटे की जिद के आगे झुक गए थे, ऐसे भी बताया जा रहा था। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अखिलेश यादव को एक बार फिर से मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाई अभी तुम रुक जाओ, अभी तुम नौजवान हो, अभी जो मैं कह रहा हूं वो करो और करने दो। शायद इसलिए तो जो ऑपरेशन क्लीन की बात की जा रही थी, वो ऑपरेशन क्लीन कहां चला गया भाई? क्या अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी और उनके तमाम रणनीतिकार बताएंगे हमको, हमारे 20 करोड़ दर्शकों को, क्या ये ऑपरेशन क्लीन है? किसको क्लीन किया आपने? आज भी 47% दादी आपके मंत्रिमंडल में है, बलात्कारी भी हैं, भूमाफिया भी हैं, पशु तस्कर भी हैं, 302 और 307 के आरोपी भी हैं, 376 और 377 वाले भी हैं। वो क्यों है भाई? क्या ये ऑपरेशन क्लीन है? और आपने आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उसमें गायत्री प्रजापति को आपने प्रमोशन दिया, क्यों? जी जी। गायत्री प्रजापति ने ऐसा कौन सा महान काम किया? 1.5 वर्षों में ऐसी कौन सी गंगा को जो है वो दूध की नदी बना दिया? आप माना कि आप राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार हम आपको वॉक ओवर नहीं देंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप कन्नौज में, आप इटावा में और बाकी जगहों पे उम्मीदवार उतारेंगे। तो आपने कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे जी। लेकिन आपने इस चक्कर में गायत्री प्रजापति का प्रमोशन कर दिया। ठीक है, आपकी एक सोच हो सकती है। आप बलिया से आप लेकर आ गए नारद राय साहब को। नारद राय साहब का जरा कोई मुझे राजनीतिक करियर बताए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये इतने ही जरूरी थे कैलाश यादव, तो फिर इनको रघुराज प्रताप सिंह के साथ साथ पहली बार मंत्रिमंडल में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया? और बुंदेलखंड के लोगों की क्या गलती है कि वो बुंदेलखंड में रहते हैं, अति पिछड़े इलाके में रहते हैं। कहते हैं कि गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए। पानी नहीं है, पानी पर ताला लगा हुआ है, पानी के लिए खून बह जाता है। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं अतुल जी, हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं बुंदेलखंड की क्या हालात है। जी, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न रोजगार है, न सड़क है, गदवई है, गुंडई है। और मैं बताऊं आपको, जब मुलायम सिंह जी पिछली बार मायावती जी के पहले 2007 के पहले जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त मैं बुंदेलखंड के दौरे पर था। मैं अपने पत्रकारिता के दौरान बुंदेलखंड के एक ऑपरेशन भूख करके हमने एक टेलीविजन चैनल के लिए एक सीरीज चलाई थी, राष्ट्रीय टीवी चैनल के लिए। जी जी। ऑपरेशन भूख के दौरान जब हम बांदा और आसपास के जनपद में गोविंद भाई जब लोगों के पास गए जहां पे किसान भूख से तड़प के मर गए थे, सल्फास खा ली, किसी ने जहर खा लिया, उनके कमर में बंधे अंगोछे में जब अंगोछा खोला गया सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम के और ऑफिशियल्स के सामने, तो गोविंद भाई 18-24 रुपए के चेक निकले
मुलायम सिंह जी की उस वक्त की सरकार की ये बेरुखी थी बुंदेलखंड के किसानों के लिए, जो खुद एक किसान के बेटे हैं माननीय मुलायम सिंह जी यादव, जो खुद ही कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान का दर्द समझता हूं। बुंदेलखंड का किसान अन्नदाता अन्न की कमी से भूख से मर गया, जहर खा के मर गया। 2324 रुपए का चेक, क्या करेगा वो चेक? उसी बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, विकास के लिए आपने आज भी कुछ नहीं किया। अगर आज 3-3 बार 2-2 बार के जीते हुए 5 विधायकों में 1 या 2 मंत्री बन जाते, 1 या 2 को लाल बत्ती आप दे देते, तो क्या बुंदेलखंड में डाउन द लाइन गोविंद भाई एक मैसेज नहीं जाता कि अब सरकार बुंदेलखंड की भी सुध ले रही है? जी गोविंद जी से भी जान लेते हैं। गोविंद जी, क्या बुंदेलखंड ऐसे ही उपेक्षा का आगे भी शिकार रहेगा? उम्मीदें तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उम्मीदों पर तुषारपात हो रहा है, हल कुछ निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हुए सारे समीकरण इस समय तय हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की सारी प्राथमिकताएं सिर्फ लोकसभा के जो चुनाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारी प्राथमिकताएं तय हो रही है, तो उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि बुंदेलखंड को की तरफ ध्यान दिया जाएगा। बुंदेलखंड की तरफ कोई उसके विकास या उसकी जो बड़ी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कोई कोशिश होगी। अपने पहले बजट में मुख्यमंत्री ने जरूर थोड़ा इस ओर इशारा किया था, लेकिन उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि कुछ भी जमीन पर ऐसा नहीं हुआ है जिसे ये कहा जाए कि बुंदेलखंड में बदलाव के लिए कोई समाजवादी पार्टी का युवा नेतृत्व कोई नई दिशा तय कर रहा है। वही घिसा पिटा, वही पुरानी योजनाएं जो हैं उनको जिस तरह से जो वो भ्रष्टाचार की शिकार बनी है उसी तरह की योजनाएं, वही सारा सिस्टम। और अब जबकि आज ये बहुत इस बात की उम्मीद थी कि किसी न किसी रूप में बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो उसको भी सीधे सीधे जिस तरह से नकारा है आज के विस्तार में, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के गणित में, लोकसभा चुनाव के समीकरण में बुंदेलखंड से मंत्री बनाया जाना समाजवादी पार्टी के लिए जरा भी अहमियत नहीं रखता। और यही वजह है कि आज भी बुंदेलखंड फिर से रीता रह गया। यानी गोविंद जी, आप ये मानते हैं कि आगे भी बुंदेलखंड सिर्फ एक सियासी पैतरों का गढ़ बना रहेगा, जहां पर नेता, विधायक, मंत्री, विपक्ष सब आएंगे, वायदे करेंगे, लेकिन तस्वीर नहीं बदलेगी। कब तक? जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं उनको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि बदलने की कोई गुंजाइश है नहीं। नेताओं के लिए ये जो मगरमच्छी आंसू बहाने का एक जगह है, बार बार आके बार बार अलग अलग शैली में नेता यहां पर बात करते हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, जो पानी की समस्या है, जो अन्न की समस्या है, जो पशुओं की समस्या है, जो आम आदमी के जिंदा बने रहने का जो वजह है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और वो शायद जब तक जो चुनावी गणित है उसमें बदलाव नहीं होता, तब तक स्थितियों में बहुत ज्यादा सुधार होता नहीं दिखाई देता। और इसीलिए एक के बाद एक बिहारों में जो डाकू हैं, जो बागी हैं, वो पैदा हुए। जितने ज्यादा डाकू दस्यु बिहार से लेके चंबल तक पैदा हुए गोविंद भाई, उतने देश के किसी भी हिस्से में कभी पैदा नहीं हुए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वो उपेक्षा ही सबसे बड़ी वजह थी और जिसको कभी भी आजादी के बाद से ही उसको साधने की कोशिश नहीं की गई। और हाल के वर्षों में तो जब उत्तर प्रदेश में ये जो क्षेत्रीय राजनीति का बोलबाला जब से हुआ है, तब से लोगों को वोट बैंक बना दिया गया है और जो जरूरी समस्याएं हैं, जो आम जनता की समस्याएं हैं, उनको पट्टी बांधकर उनको देखने का नजरिया शुरू हो गया। अतुल जी, एक और विडंबना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कबड्डी खेलती है बुंदेलखंड को लेकर। अब ये कबड्डी खेलती हैं या ये खो खो खेलती हैं मुझे नहीं पता, या ये सीसा खेलती हैं या म्यूजिकल चेयर खेलती हैं, ये तो अभी राजनेता और इनकी पार्टियां ही जाने। लेकिन इतना तय है, आप ये मान लीजिए कि बुंदेलखंड का एक आम आदमी इस वक्त सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार से बहुत ज्यादा खफा है, नाराज है, आक्रोशित है, गुस्से में है, उपेक्षित महसूस कर रहा है। और सिर्फ आम आदमी ही क्यों, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के जो 5 विधायक हैं बुंदेलखंड से, वो भी नाराज हैं। वो अपनी नाराजगी भले ही खुलकर जाहिर न कर पाए, लेकिन अब हमारे तो संबंध हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, वो भी नाराज हैं। ये 5 के 5 जो लोग हैं नाराज हैं, चाहे विशंबर सिंह यादव हो, वीर सिंह पटेल हो, दीप नारायण हो, दयाशंकर वर्मा हो और चाहे डॉक्टर शशि आर्या हो जी। हर किसी का कहना यही है कि भाई हम आपकी पार्टी में क्यों आए जी। आपकी पार्टी में हम इसलिए आए कि हम अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। आपकी पार्टी के टिकट पर क्षेत्र की जनता ने हमें वोट क्यों दिया? इसलिए कि इनकी सरकार बनेगी
तो हमारा विकास होगा। लेकिन आप विकास के नाम पर हमें क्या दे रहे हैं? अब जनता जनप्रतिनिधियों से पूछ रही है और जनप्रतिनिधियों के सामने मजबूरी ये है गोविंद भाई, वो हमसे कहते हैं ये लोग कि अब अतुल जी आप बताइए मैं जनता से क्या कहूं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। जी बोली खोखले वायदे और दावे वो एक बार, दो बार, तीन बार करते हैं। बोले काठ की हंडी ये है, ये हर बार थोड़ी चलेगी। एक बार कह दिया आपने, दो बार कह दिया आपने, अब आप क्या केवल कहते ही जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं? और नहीं कुछ करेंगे तो जनता फिर हमसे नाराजगी दिखाती है, जैसे हमारे घर के सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है। ये दिक्कत, ये मजबूरी है। नहीं गोविंद जी समझ लेते हैं। गोविंद जी, आपको आने वाले वक्त में लगता है कि बुंदेलखंड में कोई सियासी उठापटक हो सकती है? क्या विश्लेषण कहता है आपका? नहीं, बुंदेलखंड का तो वैसे इतिहास है कि जब भी चुनाव आते हैं तो सियासी उठापटक वहां तेज होती है। लोग बहुत तेजी से खेमे बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं और अपनी सुविधा के लिहाज से अपना उम्मीदवारी तय करते हैं। तो वो तो इस बार भी होना है और लोकसभा चुनाव से पहले बुंदेलखंड में राजनीतिक दलों में बगावत भी होनी है और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में भी इस तरह की कोई बात दिखाई दे, क्योंकि जो जिस तरह का नजरिया है पार्टी का, जिस तरह पार्टी ने उपेक्षा बुंदेलखंड की है, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए हो सकता है कि एक दो लोगों को अभी लाल बत्ती अगले कुछ दिनों में दे दी जाए, वहां के लोगों को संतुष्ट करने के लिए किसी संगठन, किसी प्रकोष्ठ में कोई जिम्मेदारी उनको दे दी जाए। लेकिन जो आम बात वही है कि जो आम आदमी के सवाल हैं, जो बुंदेलखंड की मूलभूत समस्याएं हैं, बुंदेलखंड के जो बाकी देश के दूसरे हिस्सों के साथ बुंदेलखंड को बराबरी पे लाने की बात है, बुंदेलखंड के विकास की बात है, वो बिल्कुल अनछुई है। और इस नई सरकार जिसने बहुत वादे किए थे, जब राहुल गांधी से विधानसभा के चुनावों के दौरान मुकाबला होता था, अखिलेश यादव बहुत भद्रता में बार बार ये कहते थे वो आके घूमते हैं, हम आके काम करेंगे, लेकिन काम नहीं हुआ। और मंत्री बना देने से जरूरी नहीं है कि कोई मंत्री बन जाता तो बुंदेलखंड की सब कुछ स्थितियां बदल जाती, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की आकांक्षाएं उससे संतुष्ट होती हैं, लोग अपनी बात कह सकते हैं और जो स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री है वो अपनी समस्याओं को, अपने इलाके की समस्याओं को ज्यादा केंद्रित ढंग से रख सकता है। तो उस बात के लिए भी अगर सरकार कोशिश न करे और 80 लोगों में अगर आप इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश में जो आपके सांसदों की जो 80 सांसदों की जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से आप सिर्फ इसलिए बुंदेलखंड को उपेक्षित कर दें कि वो सिर्फ 4 या 5 सांसदों वाला क्षेत्र है, इसलिए उसकी परवाह नहीं करना, तो ये लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनके भी खिलाफ है और समाजवादी जो सोच है उसके भी ये बिल्कुल एकदम खिलाफ है। तो सरकार को इस बारे में गंभीर होना चाहिए और हम तो अब भी ये अपेक्षा करते हैं सरकार से कि सरकार अभी, क्योंकि विस्तार ये आखिरी नहीं है, सरकार जो बुंदेलखंड को लेकर उसका जो सौतेला नजरिया है उसको बदले और बुंदेलखंड को जो जरूरत है बुंदेलखंड की आम आदमी के जिंदा रहने की जो स्थितियां हैं उनमें सुधार आए, वो कहीं बाकी देश की स्थितियां उनके करीब हो सके, इसके लिए कोशिश। अतुल जी बिल्कुल कि बदलाव हो सकता है जनता में, वोटरों में, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सरकार अपनी सोच में बदलाव लेकर आए। देखिए, सरकार को ही बदलाव की पहल करनी होगी जी, क्योंकि जो गोविंद जी कह रहे हैं कि दल बदल होता है, वो दल बदल की वजह ये होती है कि जनता को, राजनेताओं को दिखाना होता है कि भैया देखो, क्योंकि अखिलेश जी की सरकार ने हमारी नहीं सुनी इसलिए हम बहन जी के साथ चले गए, बहन जी ने नहीं सुनी इसलिए हम भाजपा के साथ चले गए। हम तो आपका विकास चाहते हैं जी, और जो पार्टी आपका विकास नहीं करेगी हम उसके साथ नहीं रहेंगे। राजनेताओं के सामने ये पैंतरेबाजी होती है, ये मजबूरी होती है। अब आप बताइए कि मेरे पास खबर आ रही है कि साहब बोरई से जयशंकर वर्मा हैं, आप 3 बार के विधायक हैं, 2 बार के राज्य मंत्री रहे, कहा जा रहा है कि ये इस बार बसपा या भाजपा में जा सकते हैं लोकसभा चुनाव, ये सपा से नहीं लड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है कि हमारी सूचना गलत हो और विधायक जी सपा में ही रह जाएं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। अब अगर ऐसी खबरें आएंगी तो जयशंकर वर्मा जी पहले बसपा में भी रह चुके हैं, अब वो भाजपा में जाएंगे या बसपा में वापस जाएंगे तो क्या दलील देंगे? ये दलील देंगे कि देखिए साहब, अखिलेश जी की सरकार ने चूंकि आपका विकास नहीं किया इसलिए हमने अखिलेश जी की सरकार, अखिलेश जी की पार्टी से बाहर निकलकर आपके विकास के लिए किसी और पार्टी में जा रहे हैं। इसीलिए उठापटक तेज होती है, इसीलिए जो पैराडाइम शिफ्ट है, इसीलिए जो यहां से वहां जाने की जो परंपरा है वो बुंदेलखंड में ज्यादा है। क्योंकि आप उपेक्षा जब करते हैं, जब आप अपेक्षा रखते हैं तो उपेक्षा होती है,
आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो फिर आप दूसरी जगह अपेक्षा ढूंढते हो। इसके तहत ये दल बदल होता है। और बुंदेलखंड में इस बार भी बहुत, गोविंद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बार भी बहुत ज्यादा तरीके से दल बदल होगा, जिसमें विजय बहादुर सिंह बसपा से निष्कासित किए जा चुके हैं, वो भाजपा का दामन संभाल लेंगे। और दयाशंकर वर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी यहां से वहां जा सकते हैं। बांदा चित्रकूट से सांसद हैं आर.के. पटेल, जिनका समाजवादी पार्टी ने टिकट काट के श्याम बीड़ी बनाने वाले श्यामा शरण गुप्ता को टिकट दे दिया है। कहा जा रहा है कि वो दोबारा से बसपा में चले जाएंगे, अगर बसपा से टिकट नहीं मिलेगा तो वो भाजपा में आ जाएंगे, तो बांदा चित्रकूट से वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम सुगबुगाहटें तो अभी से होने लगी हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान इसमें आप ये मान लीजिए, अगर 4 से 5 सीटें दी हैं तो लोकसभा चुनावों में एक सीट इंपॉर्टेंट है। आप याद कीजिए, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, एक वोट से, सिर्फ एक सीट से, एक वोट तक जुगाड़ अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए थे, सरकार गिर गई थी। केंद्र की भारत की सरकार, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। तो मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दिमाग से निकाल देना चाहिए। एक सीट इंपॉर्टेंट है सरकार। बिल्कुल अतुल जी, सरकार कहती है कि सब पर हमारी नजरें हैं, लेकिन किसी पर नजरें सीधी हैं, किसी पर टेढ़ी हैं। इसका असर क्या होगा, इंतजार करना होगा। फिलहाल अतुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गोविंद पंत राजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हां, बुंदेलखंड में जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर सरकार कितनी सजग है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। हम 1 बजे आपको दिखाएंगे इस पर हमारी खास पेशकश। 1 बजे देखना ना भूले समाचार प्लस पर बुंदेलखंड पर हमारी खास कवरेज। पानी को तरस रहा बुंदेलखंड अब तक प्यासा, कैसे होगा बुंदेलखंड का विकास? क्यों ध्यान नहीं देते सरकार? इस बार भी नहीं मिला कोई मंत्री। देखिए आज दोपहर 1 बजे सूखा रह गया बुंदेलखंड, सिर्फ समाचार 10 पर।